हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विज़न आईएएस की मई मंथ की जो मंथली मैगज़ीन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी और इकोनॉमी का सेगमेंट कवर कर चुका है, उसके इस पार्ट में हम इन्वायरमेंट की कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय है, उसकी जो COP15 मतलब जो उसकी 15वीं जो सम्मेलन है वह अभी संपन्न हुआ है। तो हम समझ लेते हैं कि आखिर इससे संबंधित जो जानकारी है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो अभी COP15 जो संपन्न हुआ है उसकी थीम है भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर। ठीक है ना। तो देखिए, जो UNCCD है मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 जो 15वां सत्र है कोटे डी आइवर के अबिजान में संपन्न हुआ है। जो ये UNCCD है ये 1994 में अपनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव को एड्रेस करने वाला ये कानूनी रूप से, ध्यान रखिएगा, कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जो UNCCD है वो मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को एड्रेस करने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, जो इसमें 196 देश शामिल हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन सहित इसमें 197 पक्षकार शामिल हैं। भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षर करता है। ध्यान रखिएगा, भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षर करता है ना। जो UNCCD है इसका जो उद्देश्य है विश्व की भूमि क्षरण और कार्बन तटस्थता के मार्ग पर लाने के लिए समन्वित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। अब आप सोचेंगे कार्बन तटस्थता क्या है। तो देखिए, जो कार्बन तटस्थता है जिसको हम कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, मतलब ये जितना हम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन जितना हम कर रहे हैं उतना ही हम क्या कर लें, कार्बन का अवशोषण कर लें। ठीक है, जितना हम मान लीजिए हम कुछ अमाउंट कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही कार्बन हम अवशोषित कर लिए, तो ये क्या हो गया, कार्बन तटस्थता। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कार्बन सिंक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जो ये बैठक संपन्न हुई है इसके कुछ निष्कर्ष हैं, क्या क्या है। देखिए, 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के पुनर्स्थापन में तेजी लाने का लक्ष्य रखा गया है ना। 2030 तक, ठीक है। उस जो भूमि निम्नीकरण है उससे जो प्रवास हुआ है, मतलब जो माइग्रेशन हुआ है, इस पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है ना। जो प्रवास एवं विस्थापन हुआ है जैसे समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। और जो भूमि प्रबंधन है, भूमि प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, ये निष्कर्ष ध्यान रखिएगा, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। अगर डिजर्टिफिकेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, जो प्रवास और विस्थापन हुआ उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। जो ये जो बैठक हुई है अबिजान में, इसको हम अबिजान डिक्लेरेशन भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो इसमें कहा गया है भूमि के पुनर्स्थापन के लिए जो लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया गया है। देखिए, लैंगिक समानता प्राप्त करने पर अबिजान घोषणा जारी की गई है कि जो भूमि का जो सफलतापूर्वक पुनर्स्थापन है इस पर महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अन्य कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं जिसमें कहा गया है 1970 से लेकर 2019 तक मौसम, जलवायु और जल संबंधी खतरे में 50% जो आपदाएं आई हैं, आपदाओं से और तथा आपदाओं से होने वाली जो 45% मौतें हैं के लिए कौन उत्तरदायी है, मौसम, जलवायु और जल संबंधी खतरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप मेंस में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2000 के बाद
सूखे की संख्या की अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम सूखे में जब 1998 से 2017 तक देखते हैं तो 124 अरब अमेरिकी डॉलर का वार्षिक नुकसान देखा गया है सूखे के कारण। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं निष्कर्ष, तो गंभीर सूखे के कारण 1998 से 2017 के दौरान भारत के सकल जो जीडीपी है उसमें 2 से 5% की कमी आई है। ये हम अब आप समझ रहे हैं, जीडीपी में 2 से 5% की कमी आना और जो गंभीर सूखे होते हैं ये कितनी विकट परिस्थिति है। तो इन सब पॉइंट को आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण। ठीक है, देखिए जो भूमि क्षरण से तात्पर्य क्या है। जो भूमि क्षरण है जैव विविधता, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भूमि की उत्पादकता में गिरावट, मतलब जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है अगर उसमें गिरावट आई है तो उसका तात्पर्य ही भूमि क्षरण से है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं, जो प्राकृतिक रूप से होने वाली जो प्रक्रिया हैं उनसे, जलवायु और मानव प्रभुत्व से विभिन्न कारणों से होता है ना। इससे पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान भी होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। जो भूमि निम्नीकरण है उनके क्या क्या कारण। अगर हम प्राकृतिक कारण को देखें तो देखिए पवन अपवर्दन, ठीक है, जलीय अपवर्दन, नदी जल, इन सब चीज़ों से। ठीक है, अगर हम समझें तो यहाँ पर जो रासायनिक प्राकृतिक उत्पत्ति है, उपमृदा रासायनिक, जैसे लवणता अगर बढ़ रही है तो उससे भी भूमि का क्षरण होता है ना। अगर वनों में आग लग जाती है, चक्रवात, सूखा, जो फर्माक्राफ्ट होता है का पिघलना। फर्माक्राफ्ट मतलब जो हिमाच्छादित सतह होती है ना। हिमाच्छादित सतह से जब बर्फ़ गलते हैं, मतलब बर्फ़ पिघलते हैं तो भी भूमि का क्षरण होता है। वहीं अगर हम देखें मानव जनित कारण, तो देखिए कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से, जैसे उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, अकुशल मृदा प्रबंधन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, पशुधन जैसे चराई अराई वाली चीज़ों से, भूमि उपयोग में परिवर्तन, जैसे कृषि भूमि का आवास में खनन और उद्योग के रूप में उसका प्रयोग करना, जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण है, और पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का आखिर प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो देखो जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है, सीधी सी बात है कि जो भूमि क्षरण से हमने देखा भूमि की उत्पादकता में कमी आएगी। उत्पादकता में कमी आने से जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा पर संकट उत्पन्न होगा। जो छोटे किसान होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर होते हैं उनके लिए संकट उत्पन्न होगा, है ना। भूमि में जो जल संचयन की क्षमता है उसमें कमी आएगी। परिणाम स्वरूप भविष्य में जो जल की कमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और माइग्रेशन में वृद्धि होने के कारण, मतलब प्रवास में वृद्धि होने के कारण क्या है, शहरों में अत्यधिक जनसंख्या का दबाव पड़ेगा, है ना। इन चीज़ों को समझ सकते हैं अपन। अब देखते हैं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये जो जूनोटिक रोग होते हैं, जल और खाद्य जनित बीमारी और श्वसन रोगों का कारण बनते हैं। ठीक है, ये जो भूमि क्षरण है, जूनोटिक रोग क्या होता है यहाँ पर आप समझिएगा। ऐसे रोग जो होते हैं जो एनिमल्स से जो मनुष्य होते हैं उन पर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जूनोटिक रोग। ठीक है, और खाद्य एवं जल आपूर्ति में कमी के कारण हमें कुपोषण का उच्च संकट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम जो पर्यावरणीय प्रभाव है। पर्यावरणीय प्रभाव में देखिए जैव विविधता में हानि होगी, तीव्र हानि देखने को मिलेगी। पारिस्थितिक सेवाओं में बाधा उत्पन्न होगी। अब देखिए भूमि क्षरण के कारण क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, कार्बन सिंक। मैंने पूछा था आपने कार्बन सिंक के बारे में। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्राकृतिक रूप से कार्बन सिंक होते हैं। कार्बन सिंक का मतलब जो प्रकृति से कार्बन को अवशोषित करते हैं। अब सीधी सी बात है, जब भूमि का क्षरण होगा तो इन कार्बन जो पेड़ पौधे हैं वो प्रभावित होंगे, तो कार्बन सिंक में कमी आएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैस और ये सब उत्सर्जन वृद्धि होगी। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं आखिर जो आगे की राय है वो क्या है। देखिए सीधी सी बात है, अगर निष्कर्ष के रूप में देखें तो
भूमि के क्षरण और डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए स्थानीय एवं स्वदेशी ज्ञान का यूज करने की आवश्यकता है। ठीक है, स्थानीय एवं स्वदेशी ज्ञान, जो वनीकरण और वृक्षारोपण करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही जो कृषि पद्धति में सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे अवशेषों को बनाए रखना, कम जुताई करना, स्थानीय रूप से अनुकूलित किस्म का की जो कृषि है उनका यूज करना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भूमि क्षरण और डिजर्टिफिकेशन से संबंधित जितने भी जानकारी थी उसको देखा। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए, जो सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट, संधारणीय शहर विकास है। हाल ही में यूएन हैबिटेट ने जयपुर शहर के लिए बहु जोखिम सुभेद्यता, मतलब बहुत सारी जोखिमों से संवेदनशील, है ना, शहरी फैलाव, अक्षम शहरी मोबिलिटी और ग्रीन ब्लू डिस्कनेक्ट की प्रमुख मुद्दों की पहचान की है। जो यूएन हैबिटेट के निष्कर्ष जो हैं वो सस्टेनेबल सिटी इंटीग्रेटेड अप्रोच जो परियोजना है उस पर आधारित है ना। अब हम समझ लेते हैं आखिर जो ये संधारणीय शहर एकीकृत दृष्टिकोण प्रायोगिक पायलट परियोजना के बारे में। देखिए, जो ये है शहरी नियोजन और प्रबंधन में संधारणीय रणनीति को एकीकृत करना। ठीक है, बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा वितरण में निवेश के लिए अनुकूलित माहौल बनाना। देखिए, संधारणीयता एक तरह से ये समझ सकते हैं हम कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ साथ भविष्य में भी जो हमारी आने वाली पीढ़ी उन जैसी प्रकृति हमको मिली है, हम उसका इतना अधिक दोहन ना करें कि आने वाले समय के लिए यह उस तरह से ना रहे जैसा हमें मिला है। तो मतलब संधारणीय विकास का मतलब ये है कि अनुकूलतम उपयोग करके जिस तरह से हमें प्रकृति मिली गई है हम आने वाली पीढ़ी को भी प्रदान करें। ठीक है, देखिए, जो इसका क्रियान्वयन और वित्त पोषण है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है की साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और यूएन हैबिटेट द्वारा क्रियान्वित किया गया। ठीक है, इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित है। इसमें भारत की जो 5 भारतीय शहर पर ये लागू होता है, जिसमें जयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, विजयवाड़ा और गुंटूर आंध्र प्रदेश और मैसूर कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, ये जो 5 शहर हैं याद किया जा सकता है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो संधारणीय शहर होते हैं आखिर होते क्या। एक संधारणीय शहर शहरी नियोजन और शहर प्रबंधन के माध्यम से सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक संधारणीय शहर वर्तमान निवासी को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करता है, साथ ही देखिए मैंने क्या बोला था, भविष्य के निवासियों की जो खुशियों के अवसर को भी कम नहीं करता है। यहाँ तक हमने समझ लिया जो संधारणीय शहर के बारे में। अब हम देखते हैं भारतीय शहरों द्वारा सामना किए जाने वाली जो संधारणीयता संबंधी प्रमुख मुद्दे हैं। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित, देखिए क्या है, तेज़ी से जो विकसित हो रही जो भारतीय शहर जो तेज़ी से डेवलप हो रही हैं उसमें क्या है, धीरे धीरे आबादी भी बढ़ रही है, जिस कारण ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि हो रही है, जिससे जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारतीय शहरों का एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और भीड़ भाड़ और यातायात, इनसे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा, वहीं वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे हमको प्रदूषण संबंधी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जो स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। वहीं अगर हम देखें तो भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, जहाँ जो कृषि भूमि है उसका उपयोग हम आवास के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, अन्य चीज़ों के लिए कर रहे हैं, जिससे भू आवरण में परिवर्तन से क्या हो रहा है, कार्बन सिंक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कार्बन सिंक में कमी आ रही है, तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। जो अपशिष्ट प्रबंधन है इसके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम अगर दिल्ली जाएं या कहीं बड़ी सिटी में जाएं तो देखते हैं कचरों के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं जो कि क्या भूमि क्षरण कर रहे हैं, एक जो इन्वायरमेंट है उसको निरंतर खराब कर रहे हैं। तो ये समस्याएं। अब हम देखते हैं जो सतत शहर बनाने के लिए इनके समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। देखिए, ग्रीन हाउस गैस की कमी के लिए सरकार ने
राष्ट्रीय स्तर पर अपने कुछ निर्धारित योगदान है ना। उसमें क्या है, अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, बड़ी ऊर्जा क्षमता के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता बनाया गया, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, है ना। स्वच्छ भारत मिशन आप सुने ही होंगे, जिसमें क्या है, अपशिष्ट उत्पादन की समस्या से संबंधित इसके मुख्य फोकस क्षेत्र क्या, घरेलू सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय के साथ साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी है। ठीक है, उसी के साथ जो अमृत मिशन है, नवीकरणीय और शहरी पर्यावरण के लिए अटल मिशन, इसका उद्देश्य क्या है, जल आपूर्ति में सुधार करना, अपशिष्ट जल प्रबंधन, गतिशीलता में सुधार करना और हरित क्षेत्रों का विकास करना। तो दोस्तों हमने समझा अभी तक ये जो सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट है, इसके बारे में समझा। अब हम देखते हैं अभी 2022 की हाल ही में जो विश्व वन रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा भारत की नहीं, जो विश्व की वन रिपोर्ट है वो आई है। तो हम इसके संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं जिसका हम अपने उत्तर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व वन स्थिति 2022 रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि जो ये खाद्य और कृषि संगठन है ना, ये 1945 में स्थापित हुआ था। ये 1945 में स्थापित हो गया और यूएन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है। इसका हेडक्वार्टर रोम में है और इसमें वर्तमान में 195 सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ये वन रिपोर्ट आई है इसके बारे में कुछ समझते हैं। देखिए ये द्विवार्षिक आधार पर 2 वर्षों में, है ना, वनों और लोगों के बीच परस्पर क्रियाओं पर डाटा एवं विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगर हम देखें जो ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ को देखें जिनमें फॉरेस्ट एरिया जो है, सबसे पहले अगर हम देखें तो रशियन फेडरेशन 20% का फॉरेस्ट कवर है, ब्राज़ील 12%, कनाडा 9% और यूएसए 8% और चाइना 5%। ठीक है, अब हम समझते हैं इस रिपोर्ट में जो कुछ निष्कर्ष हैं उनको देखते हैं। देखिए ये अनुमान लगाया गया है कि विश्व का आधे से अधिक जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी है, सामान्य या उच्च रूप से पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर निर्भर करता है। जो ये अनुमानतः ये कह सकते हैं आधे से अधिक, विश्व की जो आधे से अधिक जीडीपी है ना, तो हमने यहाँ पर समझ लिया विश्व की आधे से अधिक जो जीडीपी है उसमें पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर निर्भर है। वहीं अगर हम देखें तो जो हम देखते हैं कि जो वनोन्मूलन है वो तो घट रही है, लेकिन 2015 से 2020 तक अभी तक प्रति वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर जो वनोन्मूलन है वो हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें तो लगभग 33 मिलियन लोग जो वैश्विक रोजगार का 1% है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से वन क्षेत्रों में सीधे काम करने से जुड़े हैं। तो जो फॉरेस्ट वन क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो 30% से अधिक बीमारियों के लिए वनों की कटाई, भूमि उपयोग में परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया गया है ना। और हम अब कुछ अगर सुझाव देखें तो हम कह सकते हैं कि वनों की कटाई को रोकना आवश्यक है, अधिक कुशल और उत्पादक और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली को अपनाने की ज़रूरत है, निम्नीकृत भूमि में सुधार करने की ज़रूरत है, वनों की जो संधारणीय यूज है उसको करने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पर हमने वनों से संबंधित जो रिपोर्ट आई है इसको भी देख लिया। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। अब देखते हैं आखिर ये न्यूज़ में क्यों हम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। इन संशोधन के द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 की बजाय 2025 और 26 तक प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया है। पहले क्या था कि 2030 तक प्राप्त करना था 20% इथेनॉल, लेकिन अब क्या कर दिया, उसको लक्ष्य को कम करके 2025 से 26 कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जैव ईंधन या बायोफ्यूल के बारे में। देखिए जो परिवहन से संबंधित तरल ईंधन से है, बायो जो फ्यूल है इसका तात्पर्य है जो
जो परिवहन से संबंधित जो तरल बायोफ्यूल है, जैसे एथेनॉल, बायोडीजल, है ना, ये जो है ये अन्य मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब कृषि संबंधी उत्पाद या वनों या किसी अन्य कार्बनिक सामग्री से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगर हम कच्चे माल के आधार पर देखें तो इन्हें 4 जनरेशन में क्लासिफाई किया जा सकता है। जो पहला जनरेशन है, इसमें जो खाद्य संबंधी स्रोत हैं जैसे शर्करा और स्टार्च सामग्री से निर्मित, है ना, जो इथेनॉल होता है, उसे हम पहले जनरेशन में रखते हैं, फर्स्ट जनरेशन में। वहीं अगर हम सेकंड जनरेशन में देखें, इसमें जो सेल्यूलोजिक जैविक ईंधन से जो प्राप्त किया जाता है वो, जिसे इसमें गैर खाद्य स्रोतों से जैसे कृषि अवशेष, लकड़ी के बुरादे, फसलों के अपशिष्ट आदि से बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम तृतीय पीढ़ी का देखें तो इसमें जो एल्गल जैव ईंधन के रूप में शैवाल का यूज और जलीय कच्चे पदार्थ का यूज किया जाता है। वहीं अगर हम चतुर्थ श्रेणी को देखें तो इसमें जो बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से सूक्ष्म जीवों में कुछ परिवर्तन करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसके चार जनरेशन जो होता है उसको देख लिया। जो भारत में मई 2022 तक पेट्रोल में 9.90% इथेनॉल मिश्रण की जो उपलब्धि है उसको हासिल किया जा चुका है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं आखिर राष्ट्रीय जो जैव ईंधन नीति है इसका महत्व। ठीक है, देखिए भारत अपनी तेल आवश्यकताओं के लगभग 85% की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है। इस स्थिति में जैव ईंधन नीति एवं एक विविध घरेलू और संधारणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिसमें स्वच्छ, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और किफ़ायती होने के कारण जैव ईंधन कई लाभ प्रदान करता है। अगर हम देखें तो जो राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा है ना, इससे क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, इससे विदेशी तेल संसाधनों पर भारत की निर्भरता में कमी आएगी, है ना। यदि अगर 20% मिश्रण के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाता है तो सालाना $4 बिलियन की बचत देखने को मिलेगी, है ना। ये नीति आयोग के अनुमान है। जैसे मान लीजिए अगर अभी हम बाहर से जो तेल आयात करते हैं उसमें अगर हम 20% इथेनॉल बनाएं तो ये तो घरेलू जो भारत में ही उत्पादित है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ऊर्जा जो विदेशी तेल में हमारी निर्भरता है उसको में कमी आएगी। अगर अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें तो ये जो सामग्री हैं, अवशेष हैं, है ना, जो अतिरिक्त जो इससे किसानों की क्या है, अतिरिक्त आय सृजन होगी, गन्ना किसानों की भी आय सृजन होगी, है ना। नए जब संयंत्र आएंगे, जैव रिफाइनरियाँ लगेंगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से रोजगार में भी वृद्धि होगी, है ना। वहीं अगर हम देखें तो वेस्ट टू वेल्थ जो अपशिष्ट हैं, जो मतलब जो अगर हम देखें कि फसल की जो नीचे की जो जिसे हम पराली कहते हैं, है ना, वो निकल जाता है। अगर उसका हम उपयोग ईंधन के रूप में करें तो पॉल्यूशन से भी हम बचा जा सकता है और इसका एक वेस्ट टू वेल्थ की परिकल्पना भी साकार होगी। इससे क्या है, जब जैव रिफाइनरियों की स्थापना की जाएगी तो उसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास होगी, जिससे निवेश में वृद्धि होगी। इन सब चीज़ों को हम इसमें समझ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने UNCCD, ठीक है, सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट, बायोफ्यूल नीति और एक और कोई न्यूज़ देखी थी, हाँ, जो विश्व वन रिपोर्ट, इनकी चर्चा की है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आप लोगों को भी देखने में बोर लगने लगता है। तो आज इन्वायरमेंट की हमने 4-5 जो टॉपिक देखी है इसको समझिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी इन्वायरमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।